हेलो एवरीवन, आज भी हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम कुछ रिमेनिंग पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे। तो इनका जो सेकेंड लास्ट पोस्टुलेट था उसमें इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एक्सेप्ट भी कर सकता है और एनर्जी लूज भी कर सकता है, लेकिन उसकी दो कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है तो वो कहाँ जंप करेगा? हायर एनर्जी लेवल पे। और उसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्लियर है? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है तो इट रिसीड बैक टू लोअर एनर्जी लेवल, मतलब वो अपने लोअर एनर्जी लेवल में वापस आ जाएगा, जिसका मतलब होता है डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है तो वो हायर एनर्जी शेल में चला जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है तो वो लोअर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। क्लियर हुआ? लेकिन अब आप मुझसे ये कहोगे कि मैम आपने फिफ्थ पोस्टुलेट में कहा था, जो बोर एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट लेक्चर है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें मैंने ये कहा था while revolving electron neither gain energy nor lose energy। ठीक है, ये चीज किसने कही थी? बोर ने कही थी अपने फिफ्थ पोस्टुलेट में। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो उस समय ना वो अपनी एनर्जी गेन कर सकता है ना वो अपनी एनर्जी लूज कर सकता है। क्लियर हुआ? अब अगर इसी चीज को जो इन्होंने अपने सेकेंड लास्ट पोस्टुलेट में कहा, अगर मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूँ एक डायग्राम की हेल्प से, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन एटम के एनर्जी शेल को कंसिडर किया है, जो मैं बोर एटॉमिक मॉडल के सेकेंड लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जब मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट जो एनर्जी शेल था उसकी एनर्जी कितनी थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेकेंड की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थर्ड की -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं फोर्थ एनर्जी शेल की बात करूँ तो उसकी कितनी एनर्जी थी? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो फर्स्ट शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एनर्जी देना चाहूँ 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेरा क्वेश्चन है क्या ये जो फर्स्ट शेल है, क्या ये 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एक्सेप्ट करेगा? फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा? तो आइए देखते हैं। -13.6 प्लस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कितना आ रहा है? -4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई भी एनर्जी शेल है यहाँ पर? नहीं है। इसका मतलब 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी है वो फर्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है? अगर उसी इलेक्ट्रॉन को जो फर्स्ट शेल में है उसको अगर मैं एनर्जी देना चाहूँ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या वो इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा? आइए देखते हैं। -13.6 प्लस 10.2, तो ये कितना आ जाएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कहाँ है? सेकेंड शेल में। तो कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को एक्सेप्ट करके कहाँ चला जाएगा? सेकेंड शेल में। क्लियर हुआ? अब अगर मैं बात करती हूँ बोहर के लास्ट पोस्टुलेट में, जिसमें उन्होंने कहा एन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी और लूजेस ओनली दोज एनर्जी विच आर इक्वल टू डिफरेंस इन टू एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी को गेन करता है और उसी एनर्जी को लूज करता है जो किसके इक्वल होता है? जो दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होता है। मतलब E1 प्लस डेल्टा E इज इक्वल टू E2। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ एनर्जी लेवल डिफरेंस को? डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ E1 प्लस डेल्टा E इज इक्वल टू E3, तो हमारा जो डेल्टा E है वो क्या हो जाएगा? E3 माइनस E1। जैसे ये आपका हाइड्रोजन एटम का एनर्जी शेल है, ये फर्स्ट शेल हो गई, ये सेकंड शेल हो गई और ये थर्ड शेल हो गई। तो फर्स्ट शेल का जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाएगा? E1, इसका E2 और इसका E3। तो यहाँ पर डेल्टा E क्या होगा? E2 माइनस E1 या E3 माइनस E1। क्लियर हुआ?
यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसी एनर्जी को गेन करता है या लूज करता है जिसको वो एक्सेप्ट करके या तो हायर एनर्जी लेवल में चला जाए या जिसको वो लूज करके लोअर एनर्जी लेवल में चला जाए। इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी को ले सकता है या जिस एनर्जी को लूज कर सकता है वो एनर्जी कैसी है, वो एनर्जी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड इन द सेंस कि वो एनर्जी फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है। क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करती हूँ ड्रॉबैक ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल की, क्वेश्चन पुटअप होता है कि जब इन्होंने इतनी सारी चीजें दी तो ये मॉडल फेल क्यों हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये है, बोर मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसी तरीके से जो बोर का मॉडल था वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही वैलिड था, मतलब हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम की तरह। जैसे कि आप जानते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने He+ कर दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। अगर मैंने लिख दिया Li2+ तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1। हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरीके से बेरिलियम 3+, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1। तो जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम थे ना, ये मॉडल सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही एप्लीकेबल था, किसी और के लिए नहीं। अगर मैं बात करती हूँ सेकंड जो रीजन था इसका फेल होने का, वो क्या था, वो ये था, बोर कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉन एज अ मूविंग पार्टिकल। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जो डी ब्रॉगली थे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो डी ब्रॉगली थे उन्होंने अपने डेविशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ कर दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है। जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है। लेकिन बोर ने क्या कहा, बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अ मूविंग पार्टिकल। क्लियर है। नेक्स्ट फेलियर की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट रीजन क्या था कि जो बोर का मॉडल था वो फेल हो गया। तो जो तीसरा पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, बोर मेजर्ड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप जानते हैं कि बोर ने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताई इस फॉर्मूले के थ्रू, और बोर ने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बताई इसके थ्रू, दैट इज 2.18 × 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। तो अगर, और आप सब जानते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। इज दैट क्लियर। अगर हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो हम मोमेंटम निकाल सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बोर ने क्या किया कि साइमल्टेनियसली उन्होंने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता था, तो उसके थ्रू क्या निकल गया, मोमेंटम भी निकल गया। उन्होंने साइमल्टेनियसली सारी चीजें फाइंड आउट कर दी। तो जो हाइजेनबर्ग थे, जो बाद में आए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, बट यहाँ पे मैं फेलियर की बात कर रही हूँ, इस वजह से मुझे इन लोगों का नाम लेना जरूरी है। तो जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो इन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, अगर किसी भी चीज की कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर या कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर रह जाती है, कुछ ना कुछ एरर और कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी जरूर रह जाती है। तो ये तीसरा पॉइंट था जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आपका बोर एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। नाउ अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हम लोग देखेंगे, दैट इज लाइमन, बाल्मर, पाशन। तो जो स्पेक्ट्रम बन रहा था ना एटम का, या जो लाइन बन रही थी एटम की, दे शो स्प्लिटिंग, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो जा रही थी, और इस स्प्लिटिंग के बारे में बोर ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। और ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी जो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट हो रही थी, इसको कहा गया ज़ीमैन इफेक्ट, और यही स्पेक्ट्रल लाइंस जब इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो रही थी तो इसको कहा गया स्टार्क इफेक्ट। क्लियर है। और अगर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट ड्रॉबैक की, जिसकी वजह से बोर एटॉमिक मॉडल फेल हुआ, तो वो था अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम।
जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो बोर है, बोर ने किसके बारे में बताया था? लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में। इन दोनों स्पेक्ट्रम के बारे में किसने डिस्कस किया था? इन दोनों स्पेक्ट्रम के बारे में बोर ने डिस्कस किया था। लेकिन जब अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम डिस्कवर हुआ, मतलब स्पेक्ट्रम के अंदर स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के अंदर स्पेक्ट्रम, उन्होंने जो वेवलेंथ थी ना वो और ज्यादा फाइन होगी, जो वेवलेंथ थी वो और ज्यादा क्या हो गई? फाइन होगी। ठीक है, तो बोर का जो मॉडल था वो यहाँ पर स्टैंड नहीं कर पाया, इस वजह से भी ये मॉडल क्या हुआ? फेल हो गया। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो बोर थे उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेनेशन दी, जहाँ पर बेसिकली रदरफोर्ड फंस गए थे। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्या होता है ये तो हम ऑलरेडी पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। जो लाइन स्पेक्ट्रम थी ना और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम थी, ये बेसिकली थी क्या? हमने एक वेसल लिया और उस वेसल में हमने हाइड्रोजन गैस भर दी। कौन सी गैस भर दी? हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे एक स्क्रीन रख दी। तो जब इस हाइड्रोजन गैस से हमने व्हाइट लाइट पास करी तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमें कुछ कलर्स मिल रहे हैं, कुछ कलर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब हम लोग प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करते हैं तो हमें 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स मिलते हैं। ठीक है, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स मिलते हैं। लेकिन जब हमने वेसल रखी और उस वेसल में हमने हाइड्रोजन गैस भर दी, या आप कोई और गैस भी भर सकते हो, और फिर जब हमने उससे व्हाइट लाइट पास करी तो हमें कुछ ही कलर्स मिले। मान लो ब्लू मिला, ग्रीन मिला, येलो मिला, ऑरेंज मिला, बाकी कलर्स नहीं मिले। तो इसी को क्या कहा गया? इसी को कहा गया लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। और इसके बारे में किसने एक्सप्लेन किया था? बोर ने एक्सप्लेन किया था। क्लियर है? इतना समझ में आया? सो क्लास, दिस वाज ऑल अबाउट बोर एटॉमिक मॉडल, उनके पोस्टुलेट्स, उनकी कैलकुलेशन रिगार्डिंग रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी, और किस वजह से उनका मॉडल फेल हुआ। तो मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं, और सारी की सारी चीजें नीट के अकॉर्डिंग, जेई के अकॉर्डिंग और आपके 11th क्लास के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको फर्दर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।